नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत ली जाती है। शुरुआत आज अच्छी करने की कोशिश की गई है नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विवाद के भी बादल थे, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले बात शुरुआत की कर लेते हैं, और शुरुआत आज नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक से हुई, जिसमें सबसे बड़ा फैसला विदेशों में जमा काले धन पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी के गठन को मंजूरी देकर हुआ है। यह एसआईटी रिटायर्ड जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में काम करेगी, जबकि जस्टिस अरिजित पसायत एसआईटी के उपाध्यक्ष होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसआईटी बनाने का फैसला किया है, और रॉ, आईबी, डीआरआई, सीबीआई के प्रमुख और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर इसके सदस्य होंगे। इससे पहले कैबिनेट ने कल हुए भयानक रेल हादसे को लेकर मौन रखकर दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। और यहां आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी ने दो मंत्रियों, लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को मौके पर भेज भी दिया है। एसआईटी की बात जो काफी अरसे से चुनावी मुद्दा बनकर उभरी थी, और आज पहले ही कैबिनेट की बैठक में काले धन को वापस लाने के सवाल पर सरकार ने निर्णायक कदम लेते हुए गठित कर दिया है एसआईटी। और अब देखना है कि काले धन के सवाल पर कितना आगे बढ़ा जाता है। बाबा रामदेव ने इस बारे में, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी से एक वादा भी लिया था। संतोष का विषय है कि आज जब श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। लोग कहते हैं कि जितना भारत देश का साल भर का बजट होता है, उससे ज्यादा पैसा विदेशों में जमा है। इतना पैसा कि अगर वो हमारे देश में वापस आ जाता है तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा रामदेव इसे लगातार कहते रहे हैं। और याद कीजिए, अगस्त 2011 में इसी सवाल पर उन्होंने किस तरह से आंदोलन किया था, और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई और वो सारी कहानी जो घटित हुई। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस मुद्दे को उठाया, और आज उस पर एक निर्णायक कदम भी हो गया। और जाहिर तौर पर बाबा रामदेव इस फैसले के बाद खुश थे, उन्होंने इस फैसले की तारीफ भी की। हमें उम्मीद है कि लाखों करोड़ का काला धन जो देश के बाहर जमा है और देश के भीतर जमा है, वो देश को मिलेगा, देश के विकास में लगेगा, देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से दूर होगी। 10 साल सत्ता चलाने के बाद कांग्रेस विपक्ष में है, और विपक्ष में आने के बाद किस तरह से उसने अपनी भूमिका की शुरुआत की है, वो भी अपने आप में दिलचस्प है। कांग्रेस ने कहा कि ये फैसला अदालत के आदेश पर किया गया है, जिसकी शुरुआत पिछली सरकार ने ही की थी। It's good. This is an ongoing Supreme Court proceeding. Prior to the change in government, similar statements towards the end of the proceeding had also been made by those representing the outgoing government. It is good if it is going to be implemented under Supreme Court monitoring. Let us wait and watch the outcome. जिसे कहा जाता है रोल रिवर्सल, यानी कि भूमिकाओं का बदल जाना, दरअसल वही हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, कांग्रेस विपक्ष में है, और विपक्ष में रहकर किस तरह से उसे भूमिका अदा करना है, धीरे धीरे वो अभ्यस्त होगी। लेकिन फिलहाल कई नाराजगियां एक ही दिन में सामने आई हैं, आने वाले समय में हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन एक ऐसी बात सामने आई है जिसको लेकर हो सकता है कांग्रेस को लगातार हमले करने का मौका भारतीय जनता पार्टी पर मिले, और वो है आर्टिकल 370, धारा 370। सरकार के गठन के साथ ही एक बार फिर से यह मामला धारा 370 का गरमाने लगा है। नरेंद्र मोदी सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह मसला उठाते हुए इस पर बहस की शुरुआत कर दी, और किस तरह से उन्होंने बहस शुरू किया ये भी देखिए। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को लेकर के हम बहस करवाना चाहते हैं। कहीं कहीं इस पर यह टिप्पणी हुई या इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि हम 370 को लेकर के अपने स्टैंड से हट गए हैं। ऐसा नहीं है। हमारा ये विश्वास है पूरे संगठन का कि अनुच्छेद 370 के रहते जम्मू कश्मीर प्रदेश को
अन्य प्रदेशों की भांति जो लाभ प्राप्त होने चाहिए थे उससे वो वंचित रह गए। बहस केवल एक माध्यम है उन लोगों को समझाने का जो नहीं समझ पाए कि इसके क्या लाभ हैं और इसके रहते क्या उनको नुकसान रहे हैं। वादा यह था कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन्हें छुआ नहीं जाएगा, लेकिन पहले ही दिन आर्टिकल 370 के ऊपर बहस शुरू हो गई है। जितेंद्र सिंह ये कहते हैं कि खुद नेहरू जी ने इस बात को माना था कि यह टेम्पररी है, हमारे संविधान में भी लिखा है, और 1964 में अपनी देहांत के पहले उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा था कि इसे अब नहीं रहना चाहिए, तो फिर ये है क्यों और इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन उनका इतना कहना था कि जिस तरह से बहस शुरू हुई है वो भी अपने आप में गौरतलब है, और बहस ऐसी कि कई नाराजगियां सामने आ गईं। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 370 पर जो बयान दिया उस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया जताई। उमर ने ट्वीट करके कहा कि धारा 370 ही एक ऐसा लिंक है जो जम्मू कश्मीर और भारत को जोड़ता है, और मेरे शब्दों को आप लिख लें, अगर आर्टिकल 370 हटता है, यह कहना है उमर का कि अगर आर्टिकल 370 हटता है तो फिर जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं रहेगा। धारा 370 हटाने की बात गैर जिम्मेदाराना है। बहुत ही कठोर एक ऐसी टिप्पणी जो आज की गई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से, और इस बात को कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर आपत्ति भी जताई है और कहा है कि वो धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला जी ने, वो उसमें धमकी भरा जैसा स्टेटमेंट है। देखिए, भारत की संसद को यह अधिकार है कि संविधान में कौन सी धारा होनी चाहिए, कौन सी धारा नहीं होनी चाहिए, ये भारत की संसद को एक अधिकार दिया है। अब उसमें जम्मू कश्मीर को जो 370 के तहत एक स्पेशल स्टेटस दिया था, वो टेम्परेरी स्टेटमेंट था। उस धारा के आगे ही लिखा हुआ है अस्थायी उपबंध। इस बात को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी दलील खड़ी करना चाहती है कि धारा 370 दरअसल टेम्पररी था, अस्थायी था। तो क्या इस पर बहस हो सकती है या नहीं हो सकती है? जितेंद्र सिंह यही कह रहे हैं कि मैं बस इस मामले को सामने रखना चाहता हूं, लेकिन 282 के बहुमत से आई सरकार आखिरकार कुछ बदलाव लाने वाली है क्या इस बारे में? और उधर जो विरोध है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो भी समझा जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में राज्य में चुनाव होने हैं, और जिस तरह से इस बार हार हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या इस मुद्दे को हवा देकर वो चाहती है कि अपने आप में ये चुनावी मुद्दा बन जाए? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, पीडीपी ने उधर घाटी में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, और ऐसा तो नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को फिर से बहस में लाने के लिए इस तरह के बयान उमर अब्दुल्ला के जरिए दे रही है। लेकिन सब कुछ आखिरकार तय करना है प्रधानमंत्री को, और उनकी तरफ से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि आज पहला दिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन किस तरह से कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया, वो भी अपने आप में दिलचस्प था, देखने वाली बात थी। आज सुबह नरेंद्र मोदी पहुंचे और सबसे पहले अपने दफ्तर पहुंचकर बापू के फोटोग्राफ पर पुष्प अर्पित किया। इसके पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अब एक्शन का समय आ गया है, यानी कि गियर शिफ्ट करना जिसे कहा जाता है, और चाल बदल ली है। अब देखा यह जा रहा है कि जिस दिन से नतीजे आए हैं उस दिन से उन्होंने विपक्ष के बारे में भी बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि काम करने का समय आ गया है, बोलने का समय खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे पहुंच गए थे, और उसके बाद तुरंत सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात, और नरेंद्र मोदी की मुलाकात ऐतिहासिक मुलाकात कही जा सकती है नवाज शरीफ से, और ये सब लाइंड अप थी। पहले दिन उन्होंने क्या क्या किया ये आपको हम बताएंगे, लेकिन एक शिष्टाचार नाते जो मुलाकात होती है वो मुलाकात जिसने कहीं ना कहीं सबों का ध्यान खींचा, उस बारे में भी आपको हम बताते चले कि शिष्टाचार के नाते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री माफ करेंगे नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निवास, या यूं कहें नए निवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग
पर जाकर उनसे मुलाकात की। सामने तस्वीर में देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री खड़े हैं जो कल तक प्रधानमंत्री थे, और नए प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरते हुए और उनका स्वागत करने के लिए गुरुशरण कौर जी और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह। दरअसल कार्यक्रम के मुताबिक कल ही नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को 7 RCR से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जो नया निवास है पूर्व प्रधानमंत्री का, वहां छोड़ने आने वाले थे। लेकिन कल वक्त की कमी हो गई, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष कई देशों के आए हुए थे, डिनर था, और इस कारण से वो ऐसा नहीं कर पाए। लिहाजा आज उनके आवास पर जाकर उन्होंने ये शिष्टाचार मुलाकात की, और मुलाकात कर बहुत ही कम देर की ये मुलाकात थी, वो वापस चले आए। लेकिन अपने आप में ये बात लोगों को समझ में आई कि किस तरह से वो मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, और पहले ही दिन से इस बात का खास ख्याल भी रख रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं इस बात की कि मोदी के मंत्रियों ने आज से ही किस तरह से अपना कार्यालय और कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली और ग्रामीण विकास मंत्री, इन दोनों ने अपने अपने मंत्रालयों की चुनौतियों के बारे में बात की और बताया। आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आई एम टेकिंग ओवर एट अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, particularly when there is a need to rebuild the confidence in the Indian economy. The challenges are very obvious. We have to restore back the pace of growth, contain inflation, and obviously concentrate on fiscal consolidation itself. पंचायत राज से मेरा जीवन शुरू किया। मैं पंचायत समिति का और जिला परिषद का भी मेंबर था, तो मैं गांव से लेकर दिल्ली तक आया हूं। गांव के पंचायत से काम किया है और यहां तक आया हूं, और इसमें मेरा अनुभव है मुख्यतः पीने का पानी, सैनिटेशन, गांव में रास्ता, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ये योजना गांव तक नहीं पहुंचती। 70% भारत गांव में है। गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, ये मेरी भावना है। अरुण जेटली और गोपीनाथ मुंडे अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए, लेकिन प्राथमिकताएं सच्चाई यही है कि लोगों ने तय की हैं। लोगों ने तय किया है महंगाई कमनी चाहिए, और यह सबसे बड़ी चुनौती जो पूरे सरकार को, और कह सकते हैं सबसे ज्यादा अरुण जेटली को अपने सामने झेलनी पड़ेगी और उसे जीतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बार बार चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा गया था कि मनरेगा की स्कीम अपने आप में दुरुस्त नहीं है। अब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के तौर पर गोपीनाथ मुंडे क्या करते हैं? क्या वो इसे खत्म कर देंगे, या फिर इसमें कुछ फेरबदल होगा, और उस बदलाव के मायने क्या होंगे? ये तमाम ऐसी चुनौतियां जो मोदी सरकार के मंत्रियों के सामने है। लेकिन एक चुनौती ऐसी है जो अपने आप में कहीं ना कहीं बहस का विषय बन चुकी है, और वो चुनौती है स्मृति ईरानी और एफिडेविट में जो बातें उन्होंने अपनी शिक्षा के संबंध में लिखी थी उसको लेकर। बड़ी साफगोई के साथ उन्होंने कुछ बातें लिखी थी। मोदी सरकार में पहली बार मानव संसाधन जैसा भारी भरकम मंत्रालय उन्हें मिला है, कैबिनेट मंत्री बनी हैं, और इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। ये जो 2 तस्वीरें हैं उसमें दूसरी तस्वीर उस एफिडेविट की है जिसमें उन्होंने अपने आप को +2 पास बताया है, 12वीं पास बताया है। और ये सवाल उठाया गया है कि किसी के पास अगर फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ 12वीं तक का ही हो तो क्या वो देश की शिक्षा मंत्री बनने लायक है, देश का मानव संसाधन विकास मंत्री बनने लायक है? हालांकि खुद स्मृति का कहना है कि वो प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरी उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगी, और स्मृति ईरानी को देश ने देखा है बहुत सुलझे हुए नेता के तौर पर, चुनौतियों को सामने लेकर उनसे निपटने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के तौर पर। और कहा यही जाता है कि इस बार महिलाओं को खूब रिप्रेजेंटेशन मिला है, और स्मृति ईरानी के चयन को लेकर सब खुश हैं। लेकिन ये एक सच्चाई जो सामने आई है कि क्या जिस मंत्रालय में सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या फिर 282 लोगों को चुनकर दिया है इस देश ने, क्या वहां पर एक ऐसा मानव संसाधन मंत्री जो +2 पास है, क्या ये उचित है? लेकिन स्मृति का क्या कहना है ये भी आपको बताते चलें। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और मेरे संगठन ने मुझमें इतनी क्षमता देखी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी। अब तक जो शारीरिक तौर पर शिक्षा के विभाग में स्पेंड होता था वो करीबन 3.8% होता था हमारे जीडीपी का। हम सबका प्रयास रहेगा कि 6% तक जीडीपी के हमारे शिक्षा के विषय में क्षेत्र में हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हो।
साथ ही हमारे मैनिफेस्टो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमालयन टेक्नोलॉजी को समर्पित इस बात का उल्लेख है। हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें नेशनल ई लाइब्रेरी का उल्लेख है। मैं आप सबके माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मुझमें जितनी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर हमने जितने वादे किए उन्हें इन आगामी 5 वर्षों में हम पूरा करेंगे। हमारी परंपरा और हमारे इतिहास में कहीं न कहीं ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी है तो भी वो व्यक्ति बहुत सयाना है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के पास दरअसल दलील नहीं है और इस कारण से वो ऐसी बातें कह रही है। लेकिन तथ्यात्मक बातें जो कांग्रेस रख रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है या फिर सरकार की तरफ से क्या दलील आ रही है और क्या कोई पुख्ता दलील आ भी रही है, ये दोनों बातें आपको सुनवानी है। कांग्रेस ने ये कहा है और चुटकी ली है ये कहते हुए कि स्मृति ईरानी तो ग्रेजुएट भी नहीं है लेकिन उन्हें वाइस चांसलर चुनने का अधिकार मिल गया है। यूजीसी की बैठकों को वो संबोधित करेंगे, पढ़े लिखे और हायर एजुकेशन की वो बात करेंगी। लेकिन इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से अगर कही जा रही हैं तो सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से ये कहा गया है ये सारी बातें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। The HRD minister is not even a graduate. So I think these are things which show the unrepresentative, imbalanced and hasty approach to cabinet making. जिस तरह से स्मृति संसद में बोलती हैं, हिंदी में बोलती हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है इससे पूरा देश परिचित है और उनके गुणों के कारण ही प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यह पद दिया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे मंत्रियों की क्षमताओं का ध्यान रख करके उनको उत्तरदायित्व दिया है। अगर कांग्रेस की ओर से यह टिप्पणी आई है तो मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली सरकार में एचआरडी मिनिस्टर के तौर पर कपिल सिब्बल रह चुके हैं, देश के जाने माने लॉयर हैं, पलम राजू रह चुके हैं और एनडीए की सरकार जो थी उस वक्त डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे जो डॉक्टरेट है और फिजिक्स पढ़ाया करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क बन गया। और शायद उसी वजह से आज इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए काल में भी पहले जो एचआरडी मिनिस्टर हुए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हुए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो आखिर क्या वजह है कि स्मृति को बनाया गया है और सामने स्मृति ईरानी की एक बहुत बड़ी चुनौती कि आने वाले वक्त में वो साबित करें कि आखिरकार उन्हें क्यों चुना गया है। यहां एक विराम ले लेते हैं छोटा सा, क्योंकि खबरें अभी आपको केजरीवाल जी के बारे में भी देनी है। बस एक छोटा सा विराम।